हेलो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में, जो आप सबको मालूम है आने वाला है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसके इकोनॉमिक्स देखेंगे और एंड में ये जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आपको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट बेसिकली जो आईपीओ लाने वाली है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। 8,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लाने वाली है। और जो पूरा का पूरा ये एक तरीके से क्या रहेगा, ऑफर फॉर सेल रहेगा। ऑफर फॉर सेल, देखिए जनरली जो भी कंपनीज आईपीओ लाती हैं वो बेसिकली दो टाइप का लाती हैं, या तो एक तरीके से फ्रेश इशू लाती है और एक ऑफर फॉर सेल आती है। दोनों की टर्मिनोलॉजी शॉर्ट में समझ लीजिए। फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी के पास एट प्रेजेंट कोई भी शेयर नहीं है, कंपनी पूरे शेयर्स नए जनरेट करती है और उसके बाद पब्लिक में बांट देती है, उसे बोलते हैं फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में शेयर्स हैं, जो कि इसके जो पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है। अब वो लोग आगे पब्लिक को जब शेयर इशू बेचते हैं अपना, तो उसे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कंपनी जो करने वाली है वो ये ऑफर फॉर सेल करने वाली है, ठीक है ना, यानी कि फ्रेश इशू नहीं लाने वाली। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है विशाल मेगा मार्ट डील किस में करती है। तो देखिए, बिल्कुल आप मान लो सेम जैसा काम डी मार्ट का है आपका, यानी कि आपकी क्लोथिंग में और ये जो घर की यूटेंसिल्स में जो भी आपका, ये आप देखोगे जो लोअर सेगमेंट है या फिर जो मिडिल सेगमेंट आपके कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स, उनके साथ उनके जो मतलब डेली यूजेस हैं के सामान है, इन सब में डील करती है। तो ये सारा काम इनका है, बिल्कुल सेम डी मार्ट जैसा है बट छोटे लेवल पे। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट का बेसिक बिजनेस तो यही है। नेक्स्ट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, मतलब ये भाई साहब आईपीओ किस लिए ला रहे हैं, क्या इनका कोई नई स्ट्रैटेजी है या कोई बिजनेस एक्सपेंशन करने वाले हैं या किस लिए ला रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल। कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कंपनी विल नॉट रिसीव। तो फिर पैसा किसके पास जाएगा, ऑल प्रोसीड्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। इसका मतलब हुआ, जैसे ही ऑफर आया मार्केट में, अब इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी टैक्सेस होंगे, वो सारे के सारे काट के विल गो टू द प्रोमोटिंग शेयर होल्डर। मतलब मान लो इन कंपनी ने आपको ऑफर किए 8,000 करोड़ का, जैसे अभी हमने देखा। अब इटा 8,000 करोड़ में मान लो कंपनी ये सब इशू जो आईपीओ वगैरह ला रही, इस सब में खर्चा हुआ 1,000 करोड़। तो ये 1,000 करोड़ माइनस होगा, बचे कितने, 7,000। तो ये 7,000 कंपनी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, जो प्रोमोटर अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं ना, उनके पास जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है, आपको समझना। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसे कि आप समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, लोग अपना शेयर बेच के लोगों को बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, देख लीजिए। बिडिंग डेट्स यानी कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड होगा, ये 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप अप्लाई करना 11 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी एंडिंग डेट है 13 दिसंबर लास्ट रहेगी अप्लाई करने की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, देखिए अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हम आगे जानेंगे। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, और एक लॉट आपको पड़ेगा 14,820 रुपये का। ठीक है ना, तो मिनिमम लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। बैंड विड्थ कितनी रखी, यानी कि जो इसका शेयर्स लाई करेगा वो लगभग 74 से 78 के बीच में इसकी रेंज रहेगी एक पर्टिकुलर शेयर की। मिनिमम इन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये रिटेल इन्वेस्ट अगेन ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही दिया हुआ है। कितना रहेगा, 1,92,660 का रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर आपके 13 लॉट्स आ रहे हैं, यानी कि मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इशू साइज जो मैंने बता दिया कि टोटल आईपीओ कितने रुपए के लिए ला रहे हैं, यानी कितना फंड रेज करना चाहते हैं ये पब्लिक से, लगभग 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 8,000 करोड़ ये मार्केट से रेस करना चाह रहा है। अच्छा, इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है कैटेगरी की, किसको किसको ये शेयर्स मिलने वाले हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स,
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि इसको हम HNIs भी बोलते हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और नेक्स्ट जो है QIBs, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये कौन होते हैं? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक हुआ या फिर कोई बड़ी कंपनी हुई, उन सबको बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो बेसिकली ये तीन लोगों में इनके शेयर्स डिवाइड करे जाएंगे। आगे चलते हैं। जैसे हमने ये सब देख लिया, ओपनिंग डेट दिसंबर के 11 की है, ये क्लोजिंग ये है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अच्छा आपको शेयर्स अलॉट कब होंगे? और दिसंबर 16 को आपको पता चल जाएगा कि किसको शेयर्स अलॉट हुए हैं, किसको नहीं अलॉट हुए। ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ इसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट में अगर मान लो बाई चांस आपको शेयर्स नहीं मिल पाते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा कब आ जाएगा? दिसंबर 17 को आ जाएगा। ठीक है। लिस्टिंग डेट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी इसकी? तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग यानी कि ये दोनों जगह लिस्ट हो रहा है, आपके BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हो रहा है। तो दोनों जगह हो रहा है ये लिस्ट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी? दिसंबर 18 से आप इसे खरीद बेच सकते हैं, ये मार्केट में आ जाएगा शेयर्स। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया, ये आप अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहे हैं इसके शेयर्स। देखिए, QIB को सबसे हाईएस्ट शेयर होल्डिंग मिली है, जो 50% से ज़्यादा नहीं रहेगी, लगभग फिर भी 50% के आसपास इसकी शेयर होल्डिंग रहेगी, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भरोसा बना रहता है कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। तो उनकी बड़ी होल्डिंग एक तरीके से देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो लगभग 50% है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। ठीक है। रिटेल शेयर्स को कितना, यानी कि अब यहाँ पे आए रिटेल शेयर्स। रिटेल होल्डर्स वो होते हैं जो आप हम जैसे सिंगल होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है। अब यहाँ पे जो हमने लॉट देखे थे ना, 1 लॉट से लेके 13 लॉट तक, जो शुरू में देखे थे, आप देख लीजिए वीडियो रिवाइंड करके, वो इनके हिसाब से दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग लगभग 35% शेयर होल्डिंग रिटेल वालों के लिए रखी गई है, कि टोटल इसमें कितना ले सकते हैं हम लोग? 35% तक शेयर होल्डिंग ले सकते हैं। NNI NII सॉरी HNI, जिसको मैंने बताया था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को लगभग लगभग 15% की शेयर होल्डिंग देने का बोला है, कि ये लोग 15% तक यहाँ पे इस कंपनी में होल्डिंग ले सकते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आप हम जैसे लोग जो नॉर्मल हैं, यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट के लिए लगा सकते हैं पैसा, जो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और मैक्सिमम जा सकते हैं 13 लॉट, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अमाउंट भी दिया हुआ है, मिनिमम हमें 14,820 रुपये लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम लोग कितना जा सकते हैं? 1,92,660 रुपीज़। ये हम जैसे रिटेल वालों के लिए। अब यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो मैंने बताया, जो रिच क्लास होती है, पर्सन होते हैं, ये भी रिच क्लास पर्सन्स, उनके लिए कितना लगाए? उनके लिए मिनिमम, अगर आप छोटे हैं, देखो एस का मतलब यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है ना। ये दोनों एस का मतलब क्या है? स्मॉल हाई नेट इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है ना। और बिग का मतलब बिग, इसके बारे में भी बताएंगे क्या होता है। स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं, उनका मिनिमम रखा गया है 14 लॉट्स, जिनका आपको उनको लगाएंगे वो 2,07,000 रुपये, और वो लोग मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 67 लॉट्स तक, जहाँ पे उनका टोटल अमाउंट बैठ सकता है 9,92,000। अब ये BHNI क्या होते हैं? ये होते हैं बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो मतलब अल्ट्रा रिच के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनका स्टार्ट ही हो रहा है 68 लॉट्स से। अब उनको कितना लगाना पड़ेगा? इन मिनिमम उनको लगाना पड़ेगा 10 लाख रुपए, लगभग लगभग लगाने पड़ेंगे, अगर आप BHNI के कैटेगरी के अंदर आते हो। ठीक है ना। यानी कि आप अल्ट्रा रिच के अंदर अगर आते हो, तो आपको 10 लाख रुपए मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपका QIBs चालू हो जाते हैं, यानी कि जो मैंने बताया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो सारे के सारे चालू हो जाते हैं, जो और ज़्यादा ऊपर पैसे लगाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं, उनकी होल्डिंग क्या है? प्री एंड पोस्ट। देखिए यहाँ पे पोस्ट इशू कोई होल्डिंग, पहले से मतलब समझ लो। प्री इशू का मतलब होता है शेयर मार्केट में इनके शेयर आने से पहले इनके प्रोमोटर्स कितना होल्ड कर रहे हैं। तो लगभग लगभग 97% के अप्रॉक्सीमेटली होल्ड कर रहे हैं ये सारे के सारे। ठीक है ना। अब शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इनका गिवन नहीं है एट प्रेजेंट, तो बट हम मान के चलते हैं कि अगर ये आइडियली जस्ट 70% के आसपास अगर होल्डिंग करते हैं तो इनके प्रोमोटर्स, तो हम कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि ये कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली
खुद की कंपनी के ऊपर उनको भरोसा है, और वो चाहते हैं कि और आगे, मतलब उनके पास स्ट्रैटेजी इस तरीके से, इन किसी को हम भरोसा करने लायक कंपनी है। अगर मान लो बहुत कम चले जाती है, मतलब लगभग 30% या फिर 25% इस तरीके की कोई भी होल्डिंग रहती है इनके प्रोमोटर्स की आफ्टर द इशू, तो हम मान सकते हैं कि ये कंपनी में कहीं ना कहीं भरोसा करना उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो और हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक पर्सन के लिए एज अ इन्वेस्टर, अगर आप सोचो तो। केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यहाँ पे ये जो रेशियोज होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला आता है आपका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी के पास जितनी भी कैपिटल लगी हुई है। कैपिटल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी डेट का भी यूज़ करती है, डेट का मतलब किसी से लोन भी लिया होगा, और कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने खुद का यानी कि इक्विटी की फॉर्म में पैसा भी लगाया होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों से जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है, इसके ऊपर कंपनी ने कितना कमाया। मान लो कंपनी के पास कैपिटल है 100 करोड़ की, जहाँ पे कुछ डेट है कुछ इक्विटी है। अब इसका यूज़ करके कंपनी कितना कमा रही है, उसे हम बोलते हैं क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो कितने परसेंट दिया हुआ है, 68%। मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की कैपिटल यूज करी, तो उससे 168 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा, जो लगभग लगभग 68% है। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट होता है रिटर्न ऑन नेट वर्थ। अब ये पहले इसका मतलब समझ लो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ होता क्या है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ होता है, इसका मतलब होता है कंपनी के पास जितने भी असेट्स हैं माइनस कंपनी के पास जितनी भी लाइबिलिटीज है, तो आपकी आ जाती है नेट वर्थ, जिसे हम नेट असेट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो कंपनी के पास मान लो 100 करोड़ के असेट हैं, और कंपनी के पास मान लो 40 करोड़ की लाइबिलिटी, तो कंपनी के पास नेट वर्थ कितनी निकल के आई, 60 करोड़। अब इस 60 करोड़ के नेट एसेट्स को यूज करके कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट किया, तो वो ये लिखा हुआ है 8% का लगभग। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे 8% का जनरेट किया है, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो ठीक ठाक है। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जरूर हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा आपका फिगर दिखा रहा है, पर रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो ठीक ठाक बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो सिंगल डिजिट में जा रहा है, तो यार कहीं ना कहीं देखो थोड़े चांसेस हैं कि मतलब बुरा बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर डबल फिगर्स में होता है तो हम मान के चलते हैं कि बहुत आइडियल और बहुत अच्छा है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इनका डबल फिगर्स में नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये क्या होता है पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है मतलब जो इनका करंट मार्केट में जो शेयर आने वाला है, जैसे कि जो हमने इसकी बैंडविड्थ देखी ना, लगभग 74 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली थी, वो अपने बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से। बुक वैल्यू रेशियो मतलब जैसे इनका बुक में जो जो एक्चुअली इनका ओरिजिनल निकल के आया वैल्यू, जो भी निकली हो, लेट से इनकी 12-13 रुपए कुछ भी निकली होगी वैल्यू, हम मान लेते हैं बुक में इतनी आई होगी। अब उसके कितने टाइम्स ये ट्रेड करेगा मार्केट में, तो वो लिखा हुआ है 6.23 टाइम्स। यानी कि अगर मान लो इनका 12 रुपए का एक शेयर इन जनरल बन रहा था, तो मार्केट में ट्रेड करेगा अपने 6 टाइम्स, यानी कि 12 6 72 के आसपास। जो इनकी बैंडविड्थ तो बताई गई है 74 के आसपास, उसमें ट्रेड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरीके से ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है शेयर, और ना ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है। ठीक है ना, ठीक लग रहा है ये। नेक्स्ट आता है पैट मार्जिन। अब ये पैट मार्जिन क्या होता है, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, यानी कि सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी इनका इंटरेस्ट रहा हो, जो भी इनका डेप्रिसिएशन रहा हो, जो भी इनका अमोर्टाइजेशन रहा हो, जितना भी इनका टैक्सेशन रहा हो, सब माइनस करने के बाद इनके हाथ में क्या बच रहा है, तो वो 5% से बच रहा है। मतलब अगर 100 करोड़ इन्होंने कमाया, तो लगभग 95 CR तो इनका एक्सपेंस ही हो गया। तो इनके पास बचा कितना, 5 CR, जो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि जो शेयर्स इसमें खरीदने वाले हैं, उन लोगों को जाके मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है मिलेगा, इसमें से कुछ पार्ट क्या करते हैं, वो आगे एक्सपेंशन के लिए रख लेते हैं, और कुछ पार्ट एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। जो इन लोग अपने पास खुद के लिए एक्सपेंशन के लिए रखते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से जानते हैं, और जो पार्ट डिक्लेयर कर देते हैं, लोगों में बांट देते हैं, उसे हम डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत समझने में आसानी हो रही होगी, आई होप।
तो यही मेरे चैनल का पर्पज़ है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिल रही, यहाँ पे आप जो इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो भी मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ एकदम स्क्रैच से, ठीक है। तो यही मेरे चैनल का मोटिव है, एजुकेशन भी देना इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ देख लेते हैं कैसी चल रही है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन मिलियंस, या आप मिलियंस में अगर आप कंफ्यूज रहे तो आप इनको इन सीआर भी मान सकते हो, इन करोड्स में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम 2 साल लेते हैं कंपेयर करने के लिए, एक लेते हैं 31 मार्च 2023, एक लेते हैं 31 मार्च 2024। पिछले साल था इनका 75 सीआर के आसपास, इस साल है 89 सीआर के आसपास। तो हम बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास इनमें बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में, जो एक अच्छी बात है, बोल सकते हैं नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना। बट मेन बात आती है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बढ़ा। पहले था 33 करोड़ के आसपास, अब कितना हो गया, लगभग लगभग 4.5 करोड़ के आसपास हो गया, जो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कितना है, बहुत अच्छी बात है। मतलब लगभग लगभग 33% के आसपास इनका सीधा सीधा क्या हुआ है, इसमें ग्रोथ हुई है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इतना बच रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, यहाँ पे शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये देख के लग रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के बाद लग रहा है। नेक्स्ट इनके हम अगर बोरोइंग्स देखें, यानी इन्होंने कितना उधार लिया था। देखिए, अगर पिछले साल की बात करें 2023 की, तो इनके पास लगभग लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास का क्या थी, इनके पास बोरोइंग्स थी। और अगर इस साल देखें तो बिल्कुल भी जीरो बोरोइंग्स, यानी कि इन्होंने अपना पूरा डेट पे ऑफ कर दिया, अब इनके पास कुछ भी डेट नहीं है एट प्रेजेंट। तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है, हम समझ सकते हैं पूरा का पूरा पैसा इनमें इक्विटी शेयर होल्डर्स और या फिर इनके ओनर्स इनका लगा हुआ है, जो एक बहुत अच्छी बात होती है, यानी कि इनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आगे फाइनेंशियल्स की तरफ, ठीक है। अब देखिए इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन ओन ब्रांड्स, मतलब जितना भी इनके ओन ब्रांड्स है, खुद के अलग अलग ब्रांड्स हैं, पिछले साल तक इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने इसमें से 53 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट डाला था। इस बार इन्होंने अपने और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 63 करोड़, यानी कि 10 करोड़ की सीधे सीधे बढ़ोतरी कर दी है, और इस बार अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सीधे सीधे 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। बहुत अच्छी बात है ये चीज़। और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इस साल का हमने देख चुका है कि 68% के आसपास आ रहा है। हाँ, पिछले साल से ज़रूर देखो, आप कंपेयर करो, थोड़ा सा कम हुआ है परसेंटेज, बट इट्स ओके, ये चलता रहता है, हर बड़ी कंपनी में भी ऐसा होता है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, जैसे मैंने बताया नेट एसेट्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी इनका नेट एसेट्स के हिसाब से जो भी पिछले साल कमा रहे थे 6% था, इस साल इन्होंने बढ़ा के 2% सीधा सीधा बढ़ाया है, और इस साल कितना हो गया, 8% हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, यानी कि एक शेयर के बदले में ये कितना कमा पा रहे हैं। तो देखिए, पिछले साल तक ये 1 रुपए भी नहीं कमा पा रहे थे। अगर मान लो आपने एक शेयर लिया होता तो आपको रिटर्न में 1 रुपए से भी कम, एक शेयर जो है 1 रुपए से भी कम का रिटर्न दे रहा था। बट इस साल आप देखोगे वो 1 रुपए तो एटलीस्ट कमा के दे रहा है, अगर आपने एक शेयर लिया हुआ है इसमें। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। अब फाइनली इसके हम पियर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो इनके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में ये कैसा है। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो बहुत बड़ा नाम है, जो हम डी मार्ट भी बोलते हैं इसको, ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है इनका। और दूसरा ट्रेंट लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड और कुछ नहीं, ये टाटा का ब्रांड है, जिसके अंदर जूडियो वगैरह सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। देखिए, दो मार्केट प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत बड़े बैठे हुए हैं, तो उनसे compete करना विशाल मेगा मार्ट के लिए बहुत बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि ये लोग अपने मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और इनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, मार्केट में होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। देखिए, इनका अब हम देख लेते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका लगभग 13.56 है, इनका 39.99 है। और इसका जो हमने देखा था रिटर्न ऑन नेटवर्थ, देखिए इसका कितना था रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसका लगभग लगभग रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.18% था, ठीक है ना, 8.18% रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी हमने देखा था जस्ट, जो कहीं ना कहीं इनसे कम है, ठीक है। पी रेशियो की बात करें अगर हम लोग, प्रॉफिट प्राइस अर्निंग्स रेशियो की, तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो में भी देखिए ये बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, और ये जो है बहुत लो पे चल रहा है, यानी कि अगर इतना लो है तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये अंडर वैल्यूड है,
ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू अभी हो सकता है, बड़े चांसेस हैं बड़े, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि मे बी इसको मार्केट में उतना ज़्यादा एक्सपैंड ना कर पाए, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो लोग उसके ऊपर क्यों ही भरोसा करने लगेंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि इनके प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाली बनती है। अब यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स को हटा के अगर हम इकोनॉमिक्स की जनरल बात करें, तो यहाँ पे अब करना क्या है, देखिए सीधी बात है। आजकल आप देखोगे लोग के बारे में, जो भी इसके जितने भी प्रॉफिट वगैरह जो भी कमाया हुआ है, लोग जनरली जो प्रेफर कर रहे हैं डी मार्ट एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि जूडियो भी अब देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा है, तो कहीं ना कहीं विशाल मेगा मार्ट के लिए खतरे की बात हो सकती है। और आप जैसे कि हमने अभी शुरू में एक रिस्क देखा था, यानी कि जो भी इससे इशू से पैसा आएगा, 1 रुपए भी कंपनी के पास नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा पैटर्न जो पहले के प्रोमोटर्स थे वो अपना सेल करके बाहर निकल रहे हैं। तो ये बहुत रिस्की सिचुएशन है, एज अ शेयर होल्डर अभी इन्वेस्ट करने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं कि तुरंत इन्वेस्ट करके आईपीओ मिले बाहर निकल जाए, तो वो चल सकता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर देखिए मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं लेता इसमें। अब आपको और रिसर्च कर, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ और रिसर्च करें इसके बारे में। डिस्क्लेमर है ये, आप अपनी रिसर्च खुद की करिए, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो यही था आज का हमारा पूरा पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा, मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं मोटिवेट होता रहूँगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।